अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अख्तर साहब 55 साल के हुए तो आंखों की रोशनी से महरूम हो गए। फिर उन्होंने अपनी जहानत और मेहनत की बदौलत उंगलियों के जरिए टटोल कर पढ़ने में महारत हासिल कर ली। उनके छूने की हिस्स बड़ी तेज हो गई थी। वो अपनी उंगलियों को फूल पर फेर कर आसानी से बता सकते थे कि ये कौन सा फूल है। फूल सूंघकर ये भी बता देते थे कि ये किस फूल की खुशबू है। उनके सूंघने की हिस्स भी हैरत अंगेज तौर पर बहुत तेज थी। जब मुझे उनके और वालिद साहब के दरमियान ख़त व किताबत का इल्म हुआ और मैंने अख्तर साहब के हाथ के लिखे हुए खतूत देखे तो मैं हैरान रह गया। लिखते वक्त लाइनों के दरमियान किस तरह मुनासिब फासला छोड़ा गया था। वालिद साहब ने बताया कि अगर अख्तर साहब के हाथ में मुख्तलिफ रंगों के रिबन पकड़ा दिए जाएं तो वो फ़ौरन बता देंगे कि उनके रंग क्या क्या हैं। उनके बड़े भाई अकबर का एक बेटा सलीम था। अपने चचा की तरह वो भी अजीबोगरीब इंसान था। उसने जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करने के बाद मुख्तलिफ जगहों पर मुलाजमत की। फिर वो तहकीक की गर्ज से 5 साल तक दुनिया के बहुत से इलाकों का चक्कर लगाता रहा। वो अपने सेक्रेटरी खालिद के साथ एक बंगले में रहता था और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा था। बड़ा अच्छा रियाजीदान था। दोनों चचा भतीजे एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। इसकी वजह ज़ाती मसरूफियात भी हो सकती थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि अख्तर साहब बिस्तर में लेटे उभरे हुए हरूफ की मखसूस किताब पढ़ रहे थे। उनके बाएं हाथ की उंगलियां किताब पर हरकत कर रही थी। उन दिनों सलीम भी उनके पास आया हुआ था। वो इस दौरान कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर दरवाजे पर ही ठिठक कर रह गया कि उसके चचा का दायां हाथ, जिसमें पेंसिल थी, किताब के दूसरे सफ़े पर हरकत कर रहा है। वो दबे पांव उनके पास आ खड़ा हुआ। दायां हाथ जो इबारत लिख रहा था वो कुछ यूं थी: अख्तर, सलीम, अकबर, नईम, एहसन, ईमानदारी से बेहतर कोई शे नहीं। क्या बकवास है, सलीम ने अपने दिल में सोचा। दाएं हाथ ने लिखना बंद कर दिया क्योंकि सलीम ने खांस कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाया था। अख्तर साहब ने किताब बंद करते हुए मेरी तरफ देखा और चंद लम्हों बाद कहा, मेरा ख्याल है सपहर हो चुकी है, इसलिए तुम जाकर सैर करो। ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। सैर इंसान को हशाश बशाश रखती है। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। फिर हम फितरत के उस मजमून के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो कल रात अखबार में आया था। सलीम ने किताब को उठाते हुए कहा। किताब को बगल में दबाए वो सैर करने निकल गया, लेकिन जल्द ही हवा तेज चलने लगी जो अपने साथ गर्दो गुबार लाई थी। उसने एक पनाहगाह ढूंढी और किताब खोलकर बैठ गया। किताब के हर सफ़े पर कुछ न कुछ लिखा था। यूं मालूम होता था कि ये किताब नहीं बल्कि एक कॉपी है। सलीम ने महसूस किया कि इब्तिदाई सफ़े की लिखाई बाज वाले सफ़ों से रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ होती जा रही थी। लिखाई में रवानी और पुख्तगी बहुत नुमायाँ थी। इससे ये साफ नतीजा निकलता था कि उनकी लिखाई बतदरीज बेहतर हो रही थी। हाथ में लग़ज़िश हरगिज़ नहीं थी। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में सलीम ने अपने चचा से इजाज़त चाही और दिसंबर के अवाइल में फिर आने का वादा करके वापस चला गया। हस्बे वादा वो चचा के यहाँ आया तो ये देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसके चचा काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। वो दूसरों से पढ़वाते और ख़ुद लिखने की बजाय बोलते जाते, जिसे सुनने वाला लिख लेता। इस मर्तबा सलीम को अपने ज़ईफ़ चचा की एक नई खूबी देखने का इत्तिफाक हुआ। अख्तर साहब बिस्तर में सो रहे थे, लेकिन उनके दाएं हाथ ने बड़ी मजबूती से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ रखा था। सलीम को शरारत सूझी। उसने दाएं हाथ की उंगलियों के करीब एक पेंसिल रख दी। उंगलियों ने पेंसिल को बड़े शौक से पकड़ा, लेकिन फिर पेंसिल को बिस्तर पर गिराकर बाएं हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। सलीम ने किताब बिस्तर पर रखते हुए अपने आप से कहा, मेरा ख्याल है दाएं हाथ को ख़तरा है कि बायां हाथ उसके काम में मुदाखलत हरगिज़ न करे, इसलिए मैं इसको पकड़ लेता हूँ। फिर दाएं हाथ ने लिखना शुरू कर दिया। सलीम ने बहुत बड़ी गलती की। उसे अपने चचा की तरह फितरत से लगाव नहीं। वो गैर मामूली तौर पर मादा परस्ती की तरफ माइल है। तुम कौन हो? सलीम ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा। फिक्र मत करो, उसके चचा के हाथ ने लिखा। क्या मेरे चचा जान लिख रहे हैं? मेरे चचा, मेरी पुरसुकून और पाक रूह, क्या मैं आपसे वाकफियत रखता हूँ? सलीम, तुम जल्द ही मुझे देख लोगे।
मैं आपको कब देखूंगा? मैं मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता। जब बूढ़ा अख्तर मर जाएगा मैं आपको कहाँ देखूंगा? ये पूछो कहाँ कहाँ नहीं देखोगे। अपना अगला सवाल पूछने की बजाय सलीम ने किताब पर लिखा, किस वक्त मुलाकात होगी। उंगलियों ने पेंसिल को गिरा दिया और 3-4 मरतबा कागज़ पर इधर उधर हरकत करने के बाद पेंसिल को दोबारा उठाया। 4 बजने में 10 मिनट पर। अपनी किताब उठा लो। बूढ़े अख्तर को इस किस्म की बातों का इल्म नहीं होना चाहिए। अख्तर साहब चौंक कर उठ बैठे। उनके चेहरे पर घबराहट और खौफ के आसार नुमायां थे। मैं फिर ख्वाब देख रहा था। कितना अजीब और डरावना ख्वाब था। सलीम, तुम भी मेरे साथ थे। सलीम, मैं तुम्हें अभी आगाह करना चाहता हूँ, अपने लिए सही रास्ते का इंतखाब करो। दोस्तों के इंतखाब में कभी गलती ना करना, फायदे में रहोगे। इंतखाब में बेरुखी बरती तो पछताओगे। तुम्हारे दादा। फिर वो खांसने लगे। उनकी बात मुकम्मल ना हुई थी, लेकिन हाथ अब भी लिख रहा था। लिखाई में बहुत रवानी थी। काफ़ी देर हो गई है, हमने बहुत बातें की हैं। क्यों सलीम, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरी बातें दुरुस्त हैं ना? अगले रोज सलीम वापस चला गया। उसने महसूस किया कि उसके चचा अख्तर ने उसे खुदा हाफिज कहते हुए जिंदगी से मायूसी का बड़े ड्रामाई अंदाज में इजहार किया था। 2 माह बाद अख्तर साहब इंतकाल कर गए। सलीम ने सुबह का अखबार उठाया तो सियाह हाशिए में अपने चचा की वफात की खबर पढ़कर उसके हाथ से अखबार छूटकर नीचे गिर गया। उसने फौरन कपड़े तब्दील किए और रेलगाड़ी का टिकट कटाकर सीधा चचा अख्तर साहब के घर पहुंचा। तजहीज़ व तदफीन से फारिग होकर वो चचा के वकील सलमान साहब से मिला। उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी में चंद ज़ाती खतूत पड़े हैं। एक बंद डिब्बा भी है जिसमें शायद चूहा बंद है जो भूख के मारे बार बार उछल रहा है। जल्दी जाएं, कहीं वो अंदर ही ना मर जाए। अच्छा, मैं अभी जाकर देखता हूँ, आप फिक्र ना करें, सलीम ने जल्दी से कहा। लाइब्रेरी में जाकर उसने मुलाजिम को कॉफ़ी लाने के लिए कहा और साथ ही ताकीद की कि किसी दूसरे मुलाजिम को कोई चीज़ लाने के लिए कह दे जिससे ये डिब्बा खोला जा सके। थोड़ी देर बाद कॉफ़ी और जंबूर आ गए। कॉफ़ी पीने के दौरान सलीम डिब्बे का गौर से जायज़ा लेता रहा। फिर उसने जंबूर से ढकने के कील उखाड़े, लेकिन ढकने को वहीं रहने दिया और उस पर एक मोटी किताब रख दी ताकि अंदर से चूहा कहीं बाहर ना भाग जाए। फिर वो पिंजरा लेने चला गया जिसमें चूहे को बंद कर सके। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो फर्श के साथ किसी चीज़ के ज़ोर ज़ोर से टकराने की खौफनाक आवाज़ सुनी। उसे यकीन हो गया कि चूहा डब्बे से बाहर निकल आया है और अब वो गायब है। खुदा जाने वो किस तरफ है, उसे कैसे ढूंढा जाए। सलीम ने कमरे में दाखिल होकर चूहे को तलाश किया। किताबों के पीछे देखा, जहाँ कहीं शक होता किताब उठाकर भी देख लेता, लेकिन चूहा ना मिला। सलीम ने फैसला किया कि वो कोई किताब लेकर खामोशी से पढ़ने लगेगा। इस दौरान चूहे के पकड़े जाने का दिल से खौफ दूर हो जाएगा, इसलिए वो ज़रूर बाहर आएगा। अभी वो किताब के पहले ही सफ़े पर था कि कमरे की बिजली चली गई और सीढ़ियों पर धीमी धीमी पुरस्रार आवाज़ें आने लगीं। शायद चूहा सीढ़ियों पर चढ़ गया है, लेकिन बिजली क्यों चली गई? सलीम दरवाजे के करीब स्विच बोर्ड के पास गया। स्विच ऑफ था। इस अनजाने ख्याल ने सलीम के दिल में खौफ के रोंगटे खड़े कर दिए कि बिजली का स्विच किसी ने ऑफ किया जबकि बिजली आ रही थी। सलीम ने अपने औसान खता न होने दिए। उसने बिजली का स्विच ऑन किया और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, मगर बेसूद। वापस आकर वो कुर्सी पर बैठा ही था कि 2 किताबें फर्श पर धड़ाम से आ गिरी। सलीम ने उस अचानक होने वाले वाक़ये की तरफ से लापरवाही बरती और एक ख़त खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। बेटा सलीम, मैं इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। मेरी लाइब्रेरी के तुम वारिस होगे। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ जिसमें तुम बड़ी दिलचस्पी रखते हो। ज़रा तसव्वुर करो वो कौन सी चीज़ हो सकती है। दायां हाथ, तुम्हारा चचा अख्तर। सलीम चंद लम्हों के लिए परेशान हो गया। दोबारा लाइब्रेरी की बिजली चली गई थी और लकड़ी के फर्श पर किसी के पंजों के बल चलने की खौफनाक और पुरस्रार सी आवाज़ सुनाई दी। सलीम ने बड़ी फुर्ती से उठकर बिजली का स्विच ऑन कर दिया। कमरा रोशन हो गया। उसके सामने 10 गज के फासले पर एक कटा हुआ हाथ रिंग रहा था, जिसे देखकर सलीम के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई और रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक तेज लहर सी महसूस हुई। वो उसे मुंह खोले और आंखें फाड़े हैरत से देखने लगा। वो जहां था वहीं खड़ा रह गया। उसका दायां हाथ बिजली के स्विच पर था।
और बाएं हाथ की 5 उंगलियां सवाली अंदाज में खुली हुई थीं। उसके देखते ही देखते खौफनाक हाथ किताबों में गायब हो गया। सलीम आगे बढ़ा। शेल्फ में जिस जगह खौफनाक हाथ घुसा था वहां से छोटी मोटी किताबें गायब थीं। उसने तमाम खिड़कियां और रोशनदान बंद कर दिए ताकि पुरस्रार कटा हुआ हाथ कहीं भाग न सके। फिर बाहर किसी के कदमों की आहट पाकर सलीम ने जोर जोर से पुकारा, झुमरू, अरे ओ झुमरू। जी हुजूर। अंदर आ जाओ। आज रात सोने से पहले इन तमाम किताबों को अपनी अपनी जगह रख देना। न जाने किस तरह नीचे गिर गई हैं। ये काम ज़रूरी है। फिर एक वक्फे के बाद सलीम ने मुलाजिम से कहा, इस डिब्बे में जो जानवर बंद था वो भाग गया है। मैंने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की है लेकिन कहीं पता ही नहीं चला। मुझे तो लगता है वो छलावा था जो नज़रों से गायब हो गया है। झुमरू ने पहले कभी सलीम को इस कदर बातें करते नहीं सुना था। वो इधर उधर देखता हुआ कमरे से बाहर चला गया। तकरीबन 10 मिनट बाद सलीम के दोस्त महमूद साहब आ गए जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे। सलीम ने उनके सामने ये खौफनाक सूरत हाल बयान की तो वो हैरान रह गए। फिर दोनों ने मिलकर बड़ी तगोदो के बाद किताबों के पीछे छुपे हुए खौफनाक हाथ को बरामद कर लिया। ये मंजर भी बहुत ही दहशत ज़दा कर देने वाला था। सलीम ने महमूद साहब से कहा, पुरस्रार हाथ को डिब्बे में बंद करके कील गाड़ देने चाहिए वरना ये फिर भाग जाएगा। ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। इस बात से इत्तिफाक किया गया। बात भी माकूल थी। उन्होंने खौफनाक हाथ को बड़ी मुश्किल से डिब्बे में बंद किया। वो बाहर निकलने के लिए बार बार जोर लगा रहा था। उसे मजीद महफूज रखने के लिए एक संदूक में बंद करके उसे ताला लगा दिया गया। वो दोनों रात को बमुश्किल 2 घंटे सोए। बाकी वक्त उस खौफनाक और पुरस्रार हाथ से मुतालिक गुफ्तगू में गुजरा। सुबह हुई तो उन्होंने सैर का प्रोग्राम बनाया। महमूद साहब ने संदूक में पुरस्रार हाथ की मौजूदगी का यकीन करने के लिए ताला खोला तो वो उसमें मौजूद था। ताला दोबारा लगा दिया गया। महमूद साहब जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे और सलीम के दोस्त भी थे, उनके सर पर खौफनाक हाथ भूत की तरह सवार हो चुका था। इसलिए सलीम ने पूछा कि महज सैर उनके जहन से खौफनाक हाथ का ख्याल नहीं निकाल सकेगी। चुनाचे वो उन्हें साथ लेकर अपने घर चला गया। दूसरे दिन उन्हें खत मौसूल हुआ, मैं आपकी पुरानी खादिमा हूँ। अब मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि मज़ीद काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने बाल बच्चों के पास वापस जा रही हूँ ताकि बाकी मानदा ज़िंदगी सुकून से गुजार सकूँ। फ़कत महताब बीबी। पुलिस इंस्पेक्टर महमूद साहब ने सोचा, महताब बीबी ने अपनी तनख्वाह में इजाफे के लिए ये ढोंग रचाया है। चुनाचे उन्होंने सलीम से मशवरा करके उनके नाम खत लिखा कि हम तुम्हारी तनख्वाह में 200 रुपये माहवार का इजाफा करते हैं। 2 दिन बाद उन्हें पुरानी मुलाजमा महताब बीबी का जवाब मिला, दरअसल बात यह है कि मैंने एक जुर्म किया है और अब मैं उसका इकरार कर रही हूँ। मैंने संदूक में मौजूद चूहे को ग़िज़ा पहुँचाने की नीयत से उसका ताला तोड़ दिया। जब मैंने चूहे को डिब्बे में से निकालकर पिंजरे में बंद करना चाहा तो वो भाग गया। चूँकि ये सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। महमूद साहब और सलीम हैरान और शिशदर थे कि उन्होंने महताब बीबी को ऐसा कोई हुक्म दिया ही नहीं था। मुलाजमा के ख़त ने उन्हें बेचैन कर दिया, इसलिए उन्होंने सही सूरत हाल से आगाह होने की खातिर फ़ौरन वापस जाने का फ़ैसला किया। वहाँ पहुँचे तो उनके पूछने पर मुलाजमा महताब बीबी ने कहा, जिस दिन आप दोनों यहाँ से गए हैं उस दिन मैंने फ़र्श पर एक ख़त पड़ा हुआ पाया। मुझे यकीन था कि ये सलीम बाबू ने लिखा है, लेकिन ख़त रोशनाई की बजाय पेंसिल से लिखा गया था। उसमें तहरीर था, हथौड़ा या कोई और चीज़ लो, लाइब्रेरी में रखे संदूक का ताला तोड़ डालो, उसके अंदर एक डिब्बा है। बस तुम्हें मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डिब्बे का ढकना पहले ही खुला हुआ है। फ़कत सलीम। और फिर तुमने संदूक का ताला तोड़ दिया? महमूद साहब ने गुस्से से तड़प कर उससे सवाल किया। जी हाँ साहब जी, और जब मैं पिंजरे को डब्बे के करीब कर रही थी तो चूहा पलक झपकते ही भाग गया और नज़रों से ओझल हो गया। कौन सा चूहा? वही जो डिब्बे में बंद था साहब जी। वो किस किस्म का था? उसकी शक्ल कैसी थी? मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती कि वो अपने नोकदार पंजों पर चल रहा था। मैं उसे देखने के लिए मुड़ी तो वो आधे से ज़्यादा बाहर जा चुका था। उसकी शक्ल बहुत खौफनाक और डरावनी थी। उसके पंजों पर बहुत ही सियाह बाल भी थे जो ऊपर की तरफ तने हुए थे।
बूढ़ी मुलाजमा महताब बीबी ने कदरे परेशानी के आलम में जवाब दिया। उसकी रंगत कैसी थी? महमूद साहब ने उससे सवाल किया। साहब जी, मेरा ख्याल है उसकी दुम नहीं थी। वो बड़े खौफनाक अंदाज में रिंग रहा था। मुलाजमा ने खौफजदा होकर जवाब दिया। फिर ऐसे में तुमने फौरन क्या काम किया? मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। फिर मैंने लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। हाँ, एक बात आपको बताना भूल गई कि तमाम मुलाजमाएं आजकल एक कटे हुए हाथ की वजह से सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। मुलाजमा सकीना की उससे अचानक मुलाकात सीढ़ियों पर हुई थी। वो बर्तन साफ कर रही थी। वो काम से फारिग होकर तौलिए से हाथ पूछने लगी तो उसने देखा कि एक सर्द खौफनाक हाथ उसके अंदर छुपा हुआ था। अरे ये क्या बकवास है महताब बीबी? सलीम उसकी बात सुनकर बिफर गया। ऐन उसी वक्त बावर्ची भी वहां आ पहुंचा। उसने सलीम को बताया, आजकल अक्सर औकात बाहर की घंटी बजती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। हमारा ख्याल है कि ये मरहूम अख्तर साहब के किसी पालतू नद्दे बंदर की शरारत है। वो उनके होते हुए भी बहुत तंग करता था। तमाम मुलाजिमों को रुखसत कर दिया गया। सलीम और महमूद साहब ने सोचा कि खत किसने लिखा था। सलीम ने खत को हाथ में पकड़ा और उसे गौर से देखते हुए कुछ लम्हात गुजरने के बाद कुछ सोचकर कहा, जिस कागज़ पर यह तहरीर लिखी गई है उसे तकरीबन मैंने 2 साल से इस्तेमाल करना तर्क कर दिया है। मेरा ख्याल है कि कागज़ के कुछ टुकड़े संदूक में पड़े रह गए होंगे। तुम्हें याद है महमूद कि हमने खौफनाक हाथ को देखने के बाद डिब्बे का ढकना बंद नहीं किया था, इसलिए वो बाहर निकल आया। खुशकिस्मती से उसे संदूक में पेंसिल भी मिल गई। उसने तहरीर लिखकर संदूक के रास्ते कागज़ बाहर फेंक दिया और महताब बीबी ने उसे उठा लिया और उसने उसके ऐन मुताबिक अमल किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कटा हुआ हाथ कैसे लिख सकता है? महमूद साहब ने खौफजदा होकर जवाब तलब निगाहों से सलीम की तरफ देखा। मैंने उसे वो करतब करते देखा है महमूद जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकते। बहरहाल उसे पकड़ने की सरतोड़ कोशिश जारी रखनी चाहिए। वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। सलीम ने परेशान होते हुए जवाब दिया। इस वाक़ये के 3 दिन बाद सलीम रात के वक्त लाइब्रेरी में अकेला बैठा कुछ लिख रहा था। उसकी निगाह कमरे के दूसरे सिरे पर एक खुली हुई किताब पर पड़ी, जिसके ऊपर वही खौफनाक हाथ इस तरह पड़ा था जैसे वो पढ़ रहा हो। लेकिन इससे पहले कि सलीम कुर्सी से उठता, खौफनाक हाथ ने किताब से छलांग लगाई और दरवाजे के साथ लटके हुए पर्दे पर चढ़ गया। सलीम ने सोचा कि क्यों ना कुत्तों की मदद से उसे पकड़ा जाए, लेकिन तकरीबन 1 हफ्ते के बाद सकीना के तोते ने उसे पकड़वा दिया। एक दिन सकीना को न जाने क्या ख्याल आया, अपने पालतू तोते को बगैर पिंजरे के लाइब्रेरी में छोड़ गई जहां सलीम बैठा था। वहां वो अपनी बातों से सलीम का दिल बहला रहा था। अचानक उसकी आवाज़ रुक गई। वो फड़फड़ाने लगा। 5 उंगलियों की मजबूत गिरफ्त ने तोते को गर्दन से दबा रखा था। वो कमरे में उस वजन समेत चक्कर लगा रहा था। तोता बेचारा फड़क रहा था। आखिरकार वो निढाल होकर गिर गया। इससे पहले कि खौफनाक हाथ फरार हो जाता, सलीम ने उसे काबू कर लिया। उसने फौरन घंटी बजाई। मुलाजिम हाजिर हुआ। वो सलीम के हुक्म पर महमूद साहब को बुला लाया। सलीम चाहता था कि उसे आग में झोंक दे, मगर उसे हौसला ना हुआ। महमूद साहब थोड़ी देर बाद लकड़ी का एक टुकड़ा, हथौड़ी और कील लेकर आ गए। मालूम होता था उनके इरादे खतरनाक हैं। पहले खौफनाक हाथ में कील गाड़ दो, फिर इसका तज्जिया करेंगे, महमूद ने कहा। आज ये हमारी गिरफ्त से बचकर न जाने पाए, सलीम ने कहा। जब खौफनाक हाथ में कील गाड़ी जा रही थी तो उसने खुद को छुड़ाने के लिए बड़ी जिद्दोजहद की, और जब उसमें कील गाड़ दी गई तो वो बड़ी बेताबी से घूमने लगा। यह हौलनाक मंजर देखकर सलीम ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इस मंजर ने सलीम के सर के बाल खड़े कर दिए। अगर इस आलम में सर के बाल खड़े हो जाएं तो वो इस दुनिया से कूच कर जाता है, उसने कहा। महमूद, इसको कपड़े से ढांप दो, जल्दी करो। उन्होंने कुर्सी का एक गिलाफ उतारा और खौफनाक हाथ को उससे ढांप दिया। सलीम ने संदूक खोला और महमूद साहब ने बड़ी बेदर्दी से खौफनाक हाथ को उसमें फेंक दिया। सलीम ने खौफजदा होते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि इस हालत में दोबारा खौफनाक हाथ कटे हुए हाथ की भयानक शक्ल देखूं। मुझे तो उसकी गैर मामूली हरकतों से वहशत होने लगी है। महताब बीबी महीने के आखिर में रुखसत लेकर अपने घर चली गई। उसके बाद सलीम ने शादी कर ली, लेकिन शादी के चंद रोज बाद उसके घर में चोरी हो गई। दूसरी चीज़ों के अलावा चोर आहीनी सेफ भी तोड़ने में कामयाब हो गए थे।
लेकिन खुश किस्मती से उसमें कुछ न था। पुलिस इंस्पेक्टर महमूद साहब ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर सलीम की तरफ देखते हुए कहा, जिस तरीके से ये वारदात हुई है उससे मालूम होता है कि चोर बड़ा तजर्बाकार है। खास तौर पर उसने आहिनी सेफ खोलने में बड़ी महारत का सबूत दिया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि चोर ने दस्ताने नहीं पहन रखे थे। मैंने मकान में हर जगह उसकी उंगलियों के वाज़े निशानात देखे हैं, जिससे हमारी तशवीश बढ़ सकती है। क्या सोच रहे हो? किसी हाथ के निशान? सलीम ने चौंकते हुए पूछा। सिर्फ दाएं हाथ के निशानात? ये भी बड़ी हैरत की बात है। और ये तहरीर शायद उस खौफनाक हाथ ने रखी है। पुलिस इंस्पेक्टर महमूद साहब ने कागज़ का एक पुर्जा निकालकर सलीम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसमें लिखा था, सलीम, मैं भागने में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन मैं जल्द वापस आने की कोशिश करूँगा। महमूद बेदर्द पुलिस इंस्पेक्टर है। उसने बड़ी बेदर्दी के साथ मुझे संदूक में फेंका था और तुमने भी उसका साथ दिया। मैं तुम दोनों से इंतकाम लूँगा। मुझसे होशियार होकर रहना, फ़कत खौफनाक हाथ। सलीम ने रुका पढ़कर महमूद साहब से कहा, अब वो हमें वार्निंग दे गया है। फ़िलहाल मैं यहाँ मज़ीद नहीं रुक सकता। मेरा तो दिमाग पागल हो गया है। मैं वापस जाना चाहता हूँ। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। हमने खौफनाक हाथ में कील ठोंक कर अपने सर एक नई मुसीबत मोल ले ली है। खतरा मंडला रहा है। महमूद पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए भी खौफनाक हाथ की तहरीर से खौफजदा हो गया था। उसने उसी वक्त सामान बांधा और वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर सलीम ने सुख का सांस लिया। वो गुसल खाने में गया, लेकिन एक चीख मारकर बेहोश हो गया। महमूद साहब भागते हुए आए तो क्या देखते हैं, सलीम फर्श पर चित पड़ा हुआ है। फ्लश की जंजीर के साथ वही पुरस्रार खौफनाक कटा हुआ हाथ लटक रहा है। इससे पहले कि महमूद साहब सलीम की तरफ मुतवज्जो होते, खौफनाक हाथ ने फ्लश की जंजीर से छलांग लगाई और महमूद साहब का चेहरा अपने नोकदार पंजों से नोचता हुआ जमीन पर गिरा और देखते ही देखते कहीं छुप गया। खौफनाक हाथ ने उनकी चेहरे की खाल नोच ली थी और चेहरे से खून रिस रहा था। वो फौरन ही नज़दीकी क्लिनिक की तरफ दौड़े। डॉक्टर ने उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी, खून साफ किया। महमूद साहब का खूबसूरत चेहरा बदनुमा और बदसूरत हो गया था। रुखसार पर कई टाँके थे। खौफ की वजह से उनकी बहुत बुरी हालत थी, लेकिन वो दिल के मजबूत थे। वो फौरी तौर पर वापस घर पहुंचे। सलीम को नौकर ने बिस्तर पर लिटा दिया था और डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लिया। उन्होंने आकर नब्ज देखी और कुछ लम्हे बाद कहा, सलीम को जहनी तौर पर सदमा हुआ है। इन्हें हवा और रोशनी की ज़रूरत है। रात के वक्त भी बिजली जलती रहनी चाहिए। एहतियात बहुत ज़रूरी है। दवाई लेते रहने से सलीम की तबीयत संभल गई थी। जब उसने महमूद साहब की तरफ देखा तो उनका जख्मों से बदनुमा चेहरा देखकर समझ गया कि वो उसी कटे हुए खौफनाक हाथ के हमले का शिकार हुए हैं। खौफनाक हाथ ने वाकई पुलिस इंस्पेक्टर महमूद साहब से अपना बदला ले लिया था। सलीम के लिए उसका अपना मकान भी खतरनाक था। पुलिस इंस्पेक्टर महमूद साहब चूंकि सलीम के दोस्त थे, इसलिए वो ड्यूटी से फारिग होकर अक्सर सलीम के घर आ जाते। उसने अपना मकान छोड़कर किराए पर एक मकान लिया और उसमें रहने लगा। 2 दिन बाद उसे खत मौसूल हुआ। धड़कते दिल से उसने खत खोला। उसके हाथ अनजाने खौफ से कपकपा रहे थे। उसमें लिखा था, क्या सोमवार के रोज़ 12 बजे का वक्त हमारी आखिरी मुलाकात के लिए ठीक नहीं रहेगा? महमूद साहब किस हाल में हैं? ना वो इतनी बेरुखी से मुझ में कील गाड़ते और ना मैं इतनी बेदर्दी से उनका चेहरा नोचता। तुम भी पुलिस इंस्पेक्टर के साथी हो, इसलिए तुम्हारी हालत पर भी मुझे बहुत अफसोस है। आखिर मैंने तुम दोनों का बिगाड़ा ही क्या था जो मेरे साथ इस किस्म का सलूक किया गया? फ़कत खौफनाक हाथ। वो दोनों अब उस नई मुसीबत का इंतज़ार करने लगे। जब दोपहर के 12 बजे तो ऐन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछने पर किसी ने कोई जवाब न दिया। सलीम फौरन उठा और तमाम दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों को मजबूती से बंद कर दिया। दरवाज़ों को ताले भी लगा दिए गए। आतिशदान में आग रोशन करने के लिए लकड़ियां भी रखी, लेकिन आग न लगी। महमूद साहब भागे हुए गए ताकि लैंप ले आएं और उसमें से मिट्टी का तेल निकालकर लकड़ियों पर फेंक दें। इस अफरा तफरी में कुछ मिट्टी का तेल उनके कपड़ों पर गिरा, कुछ बिस्तर पर, कुछ कुर्सियों पर, कुछ फर्श पर और कुछ बाकी बचा कुचा लकड़ियों पर उंडेल दिया गया। आग रोशन की गई, लेकिन बदकिस्मती से आग के शोले महमूद साहब के कपड़ों तक पहुंच गए। वो घबरा गए। उन्हें कुछ समझ न आया कि वो क्या करें। सलीम ने उन्हें कंबल ओढ़ने के लिए कहा, लेकिन कंबल कहीं ना मिला। तमाम दरवाजे बंद थे। बिलाखिर उन्होंने हिम्मत करके एक कमरे का दरवाज़ा खोला। महमूद साहब की हालत बहुत गैर हो रही थी।
انہوں نے دروازہ کھول کر باہر جانے سے پہلے ایک نظر سلیم پر ڈالی تو یہ دیکھ کر ان کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوفناک کٹا ہوا ہاتھ آتش دان کی آگ میں سے زندہ سلامت نکل کر سلیم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ محمود صاحب چاہتے تھے کہ وہ سلیم کی طرف اس کو خوفناک ہاتھ سے بچانے کے لیے بڑھیں، لیکن کمرے میں اس قدر دھواں پھیل چکا تھا کہ وہ آگ آگ کہتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئے اور پھر باہر جا کر گیلی گھاس پر لیٹ گئے۔ اچانک ایک خوفناک چیخ نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا اور پھر دھڑام سے کسی بھاری چیز کو نیچے گرتا سنا۔ سلیم نیچے گرا تھا اور بری طرح زخمی ہو گیا تھا، لیکن آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ خوفناک کٹا ہوا پراسرار ہاتھ کس قسم کی طاقت رکھتا تھا اور وہ صرف سلیم کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑا تھا۔ پھر یکدم وہ پراسرار ہاتھ اپنی پراسراریت کے ساتھ آخر کہاں غائب ہو گیا تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔